दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए अल्सर का मतलब क्या होता है और वो कैसे फॉर्म होता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये क्या हमारा ईसोफेगस है और ये क्या है, स्टमक है, और ये फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, डिओडेनम। तो क्या होता है, यहाँ पे एक म्यूकोसा लाइनिंग होती है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है, म्यूकोसा लाइनिंग है। तो ये क्या होता है कि ये जो होता है बीच बीच से टूट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से टूट गया, या फिर डिओडेनम में टूट सकता है, या फिर ईसोफेगस में टूट सकता है। यानी जो ब्रेक डाउन हो जाता है म्यूकोसा मेम्ब्रेन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। यानी कि वहां पे क्या होता है, अल्सर का फॉर्मेशन होता है म्यूकोसा मेम्ब्रेन के टूटने की वजह से। अब ये होता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द ब्रेक डाउन इन द कंटिन्यूटी ऑफ द म्यूकोसा मेम्ब्रेन। यानी कि जो ये कंटिन्यू म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसका क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, तो ये क्या होगा, म्यूकोसा मेम्ब्रेन टूट जाएगा, यानी कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, डिओडेनम में हो सकता है, ईसोफेगस में एंड स्टमक में होता है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू एबनॉर्मल हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यानी कि जो एसिड होता है हमारे स्टमक में प्रेजेंट, जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका क्या होता है, एबनॉर्मली हाई कंसंट्रेशन। यानी कि जो उसका कंसंट्रेशन होता है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। उसकी वजह से ये जो लाइनिंग है ये टूट जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, अल्सर का फॉर्मेशन वहां पे हो जाता है। ठीक है, तो अब टाइप ऑफ अल्सर, पेप्टिक अल्सर देखते हैं। तो जो पेप्टिक अल्सर है वो मेनली 3 टाइप का। पहला है गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा है डिओडेनल अल्सर, तीसरा है ईसोफेगल अल्सर। यानी कि अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये जो हमारा ईसोफेगस है, अगर ईसोफेगस में अगर अल्सर का फॉर्मेशन होता है मेम्ब्रेन के टूटने की वजह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगल अल्सर। वहीं अगर स्टमक में लाइनिंग टूटने की वजह से अल्सर का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। वहीं अगर डिओडेनल अल्सर का बात करें तो डिओडेनम में क्या होता है, अल्सर का अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग डिओडेनल अल्सर बोलते हैं। यानी कि ये टोटल 3 टाइप का पेप्टिक अल्सर पाया जाता है। अब हम लोग यहीं पे इसका पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि कैसे कैसे कौन सा अल्सर का क्या पैथोफिजियोलॉजी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पे होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक अल्सर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, ड्यू टू ड्रग्स और कॉफी और टी, यानी कि जो NSAID जो ड्रग है उसकी वजह से क्या होता है, और कॉफी टी एक्सेसिव अमाउंट में पीने की वजह से क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ HCl, यानी HCl का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है स्टमक में, और इसी HCl के सिक्रीशन की वजह से ये जो लाइनिंग है म्यूकोसा का वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है। और टूटने की वजह से क्या होता है, जो एसिड होता है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी कि जो म्यूकोसा होता है गैस्ट्रिक, यानी जो स्टमक का जो म्यूकोसा होता है उसमें गैस्ट्रिक जो HCl होता है वो कहाँ चला जाता है, इंटर कर जाता है। उसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, पैथोफिजियोलॉजी था गैस्ट्रिक अल्सर का। अब हम लोग देखते हैं डिओडेनल अल्सर कैसे फॉर्म होता है। तो डिओडेनल अल्सर जो है वो मेनली फास्टिंग के टाइम में क्या होता है, ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और फास्टिंग के टाइम पे क्या होता है, ये डिओडेनल अल्सर फॉर्म हो सकता है। ये कैसे होता है, जब हम लोग फास्टिंग में होते हैं तो हमारा क्या होता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है। ठीक है, जैसे कि जब बहुत टाइम तक हम लोग भूखे रहते हैं तो लगता है ना पेट में जलन दे रहा है, तो क्यों देता है वो, क्योंकि जो HCl का सिक्रीशन है वो हमारे स्टमक में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि फास्टिंग के द्वारा के टाइम पे क्या होता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है, और इसी वेगस नर्व जो है उसके द्वारा क्या होता है, फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, यानी HCl का सिक्रीशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और इसी HCl के सिक्रीशन के ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, फिर ये लाइनिंग टूट जाता है, जो मेम्ब्रेन है वो टूट जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, डिओडेनल अल्सर का, इस जगह पे डिओडेनल अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। कहाँ पे, डिओडेनम में। अब हमारा ईसोफेगल अल्सर। ईसोफेगल अल्सर कहाँ पे होता है, ईसोफेगस में होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, मेनली ये जो है वो HCl रिफ्लक्स की
वजह से होता है। अब एसियल रिफ्लक्स क्या होता है, तो यहाँ पे जितने भी एसिड का जो सिक्रीशन होता है, कभी कभी होता है ना हम लोगों को बोलते हैं बर्फ ढेकार आ गया है, तो वो जो अगर हम लोग को क्या होता है ढेकार जब आता है तो उसमें अगर यहाँ पे HCl ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा HCl का फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी स्टमक पे प्रेशर लगेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, HCl जो है वो इसोफेगस में चला जाएगा। और फिर इसोफेगस में जब HCl जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो ये लाइनिंग है, जो ब्लू कलर का लाइनिंग दिख रहा है, वो क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, इसोफेगस में क्या हो जाएगा, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या होता है, इसोफेगल अल्सर। समझ में आ गया कि क्यों होता है, HCl रिफ्लक्स की वजह से। रिफ्लक्स मतलब कि यहाँ पे जितना भी HCl प्रेजेंट है वो कहाँ रिफ्लक्स होके कहाँ चला जाता है, वो ऊपर चला जाता है, इसोफेगस में चला जाता है किसी भी रीजन से, जैसे प्रेशर, पेट पे प्रेशर लगा, स्टमक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, या फिर एबनॉर्मल हाई कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, HCl का सिक्रीशन हो रहा है, तो उन सब रीजन की वजह से क्या होता है, इसोफेगल अल्सर होता है HCl रिफ्लक्स की वजह से। यहाँ आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। और ये जो एक और बात थी, ये जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसमें जो पेन होता है वो लेफ्ट इपीगैस्ट्रिक रीजन में होता है, ठीक है। और जो डियोडेनल अल्सर होता है उसमें जो पेन होता है वो राइट इपीगैस्ट्रिक रीजन में होता है। इपीगैस्ट्रिक रीजन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। ये क्या होता है, जो हमारा स्टमक वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी का जो सबसे ऊपर वाला जो मिडल वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इपीगैस्ट्रिक रीजन। इसी में हमारा स्टमक, हमारा लीवर, हमारा पैनक्रियाज, यही इसी इपीगैस्ट्रिक रीजन में होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसमें लेफ्ट इपीगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है, यानी इस रीजन में पेन होगा। और वही जो डियोडेनल अल्सर है वो लेफ्ट इपीगैस्ट्रिक रीजन में क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेशन और टाइप। अब हम लोग इसके कॉजेज देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर के कौन कौन से कॉजेज होते हैं। हम लोग पेप्टिक अल्सर के क्या क्या कॉजेज होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है वो होता है H. पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो हेलिकोबैक्टीरिया, हेलिकोपाइलोरी बैक्टीरिया होता है, ये क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन कॉजेज में से एक है। सेकेंड है हमारा एक्सेसिव स्ट्रेस, यानी कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। फिर है एक्सेसिव इंटेक ऑफ टी एंड कॉफ़ी, जो पर्सन बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैफीन लेता है, यानी जो टी और कॉफ़ी लेता है वो टी एंड कॉफ़ी का इंटेक करता है, उसमें भी क्या होता है, रिस्क होता है पेप्टिक अल्सर बनने का। फिर है प्रोलॉन्ग यूज ऑफ NSAID ड्रग, यानी कि जो NSAID ड्रग होता है या फिर जो एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है, ये सब के बहुत लंबे टाइम तक यूज करने की वजह से भी पेप्टिक अल्सर का फॉर्मेशन होता है। फिर होता है फास्टिंग की वजह से भी हो सकता है, यानी कि जो पर्सन बहुत लंबे टाइम तक फास्ट किया हुआ है, यानी कि हर 1-2 दिन में फास्ट करता है, यानी कि फास्टिंग की वजह से क्या होता है, HCl का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। और HCl का जब सिक्रीशन ज़्यादा होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो म्यूकस का जो लाइनिंग है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा, फिर पेप्टिक अल्सर का फॉर्मेशन होगा। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं पेप्टिक अल्सर में। सबसे पहले क्या होगा, हॉट बर्न, ठीक है, हॉट बर्न होगा। फिर वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी जैसा मन करेगा। फिर आएगा एनोरेक्सिया, यानी कि भूख नहीं लगेगा, कुछ भी खाने का मन नहीं होगा। ब्लडी स्टूल, यानी कि क्या होगा, जो ये जो क्या था हमारा जो लाइनिंग था वो लाइनिंग टूटने की वजह से क्या होता है कि ब्लड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो जब स्टूल निकलेगा तो क्या होगा, उसके साथ ब्लड का भी हो सकता है कि उसके साथ क्या होगा, ब्लड भी निकले, क्योंकि यहाँ पे जो लाइनिंग था वो तो टूट चुका है, उसी की वजह से ब्लडी स्टूल भी निकल सकता है। फिर आता है इपीगैस्ट्रिक पेन, ठीक है। इपीगैस्ट्रिक रीजन में जो मैंने यहाँ पे जो बताया था, यहाँ पे जो ये वाला जो रीजन होता है इसमें क्या होता है, पेन होता है। फिर आता है नोजिया, यानी कि उल्टी जैसा मन करेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। अब आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, हम लोग कैसे इसको डायग्नोस्टिक यानी कि कैसे उसको जांच पड़ताल करेंगे, डायग्नोस कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग उसका
पेन को पूछ सकते हैं, उसका हिस्ट्री पूछ सकते हैं। तो ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग कर सकते हैं। फिर इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो अल्सर है वो कहाँ पे है। फिर एक और आता है इसोफेगोगैस्ट्रोडियोडेनोस्कोपी। ये क्या करता है कि कहाँ पे अल्सर है, ये भी क्या होता है सेम इसी की तरह होता है। इसमें भी क्या होता है अल्सर का पता लगाता है, और प्लस अगर कोई भी कैंसर से रिलेटेड अगर कुछ सिचुएशन है, अल्सर की वजह से अगर कैंसर का सिचुएशन कॉज हो रहा है फिर किसी भी तरह से, तो क्या होता है उसको भी पता लगाने का ये इसोगैस्ट्रोडियोडेनोस्कोपी क्या करता है, काम करता है। तो ये दो तीन क्या होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो हम लोग पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं। फिर मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, किस तरह से उसको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका जो अल्सर है वो कम हो सके। सबसे पहला क्या है एंटी माइक्रोबियल ड्रग। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। तो अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से अगर पेप्टिक अल्सर हो रहा है तो उसमें हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग का यूज करेंगे। इसमें मेनली हम लोग मेट्रोनिडाजोल का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर जैसे हम लोग नॉर्मली भाषा में बोलते हैं गैस का दवाई, तो उसी तरह से वो क्या करता है, गैस का जो टैबलेट होता है वो क्या करता है, जो HCl का जो सिक्रीशन होता है उसको डिक्रीज करवाने का काम करता है। तो इसमें हम लोग HCl इसमें H2 ब्लॉकर में हम लोग रानिटिडिन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सिमिटिडिन, रानिटिडिन, ये सब क्या हम लोगों का मेडिसिन है जो कि H2 ब्लॉकर में आता है। फिर आते हैं एंटासिड। एंटासिड क्या करते हैं HCl को क्या करता है, HCl के सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज करवाने का काम करता है। इसका एग्जांपल Mg हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट आता है। तो ये सब क्या आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट जो हम लोग पेप्टिक अल्सर को कम करने के लिए कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम लोग इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है वैगोटोमी। वैगोटोमी क्या होता है कटिंग ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, तो जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है HCl का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम लोग वेगस नर्व को कट कर देंगे तो क्या होगा जो HCl का क्या होता है जो सिक्रीशन होगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वैगोटोमी करते हैं। सेकेंड है हमारा गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। तो गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी क्या होता है इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। गैस्ट्रो मतलब क्या होता है स्टमक, और जेजुनो मतलब क्या होता है जेजुनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा स्टमक है, ठीक है। और ये जो है ये इसका एंट्रम पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये इसका एंट्रम पार्ट है। तो गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी में क्या किया जाता है, ये जो एंट्रम पार्ट होता है ना इसको हटा के इस जेजुनम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है इस जेजुनम के साथ कनेक्ट करके इसको स्टिच कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो स्टमक है यानी स्टमक से जो भी कंटेंट आएगा वो एंट्रम में नहीं आएगा, वो सीधे स्टमक से होते हुए डियोडेनम में होते हुए फिर कहाँ पहुंच जाएगा जेजुनम में पहुंच जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जेजुनोस्टोमी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा गैस्ट्रोडियोडेनोस्टोमी, यानी गैस्ट्रो मतलब क्या हो गया स्टमक हो गया, डियोडेनो मतलब कि डियोडेनम हो गया। तो अब क्या करते हैं कि इसमें ये जो एंट्रम पार्ट है स्टमक का इसको रिमूव कर देते हैं और डायरेक्ट डियोडेनम से स्टमक को क्या कर देते हैं कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा कि डायरेक्ट क्या चला जाएगा फूड जो होगा वो डियोडेनम में चला जाएगा। तो ये क्या होता है डियोडेनोस्टोमी होता है। तो ये हमारा 3-4 सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट है वैगोटोमी जिसमें हम लोग वैगस नर्व को कट करते हैं। सेकेंड हमारा गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी यानी कि स्टमक को डायरेक्ट जेजुनम से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस दोनों को क्या कर देते हैं इस तरह से हम लोग ये कुछ इस तरह से ऐसे करके इसको क्या कर देते हैं कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस दोनों में क्या होता है कोई भी गैप नहीं होता। ये क्या हो गया हमारा स्टमक हो गया और ये क्या हो गया हमारा जेजुनम हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। थर्ड है हमारा गैस्ट्रोडियोडेनोस्टोमी यानी कि जो गैस्ट्रो मतलब कि जो स्टमक होता है उसको हम लोग डायरेक्ट डियोडेनम से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो एंट्रम वाला पार्ट होता है इसको क्या कर देते हैं हम लोग रिमूव कर देते हैं और फिर दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गैस्ट्रोडियोडेनोस्टोमी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं डाइटरी मैनेजमेंट यानी कि पेप्टिक अल्सर को हम लोग को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है अवॉइड स्पाइसी फूड, यानी कि जो भी
तीखा फूड होता है, जो स्पाइसी फूड होता है, उसको क्या करना है हम लोगों को अवॉइड करना है। अवॉइड ऑयली फूड, यानी जो तेल मसाले वाला जो चीज़ है उसको अवॉइड करना है। फिर अवॉइड एक्सेसिव इनटेक ऑफ टी कॉफ़ी, यानी कि जो टी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा जो पेशेंट लेते हैं, जो पर्सन लेते हैं, उसको क्या करना है अवॉइड करना है। फिर इनकरेज टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि उनको बहुत अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में, प्लेंटी अमाउंट में क्या लेना है, उनको फ्लूइड का इंटेक करना है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये था सर्जिकल मैनेजमेंट और डाइटरी मैनेजमेंट। यहाँ पे हम लोगों का पेप्टिक अल्सर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।